भरत स्क्रीन आ रही है अब? आ रही है सर। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि 2-3 स्क्रीन खुल गई थी एक बार में, मे भी हो सकता है दूसरी वाली स्क्रीन शो कर रही हो। ये तो फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया था, इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ये पता है ना भरत? सर हाँ, ये फार्मूला, ये देखो, ये स्पेशल फार्मूला है, ठीक है ना? ये फार्मूला मैंने पहली बार देखा था, मैंने कहा इसको भी ऐड कर देते थ्योरी में। इस तरह से भी इफिशियंसी लिखी जाती है। तो स्क्रू जैक के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड के ऊपर लोड आता है ऐसे, थ्रेड तो इंक्लाइंड होंगे, तो थ्रेड की जो इंक्लिनेशन होगी, वो एंगल होगी, उसे कहते हैं हेलिक्स एंगल या अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व, न्यूमेरिकल ही आते हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल जिसका अच्छा हो गया वो पास हो जाएगा। अभी और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आधे गायब हो गए। क्लास में बेटा रेगुलर आप लोग आया करो, और लोग नहीं आ रहे हैं तो नहीं आएंगे, तो फिर उनको दिक्कत होगी, फिर बाद में कहेंगे सर मेरी बैक आ गई, मेरे से हो नहीं रहा था वो न्यूमेरिकल। केवल सुनने की जरूरत है, कोई जरूरी नहीं होता टीचर जो पढ़ा रहा है उसे 100% ही आप ऑब्जर्व करो, 50% भी बहुत होता है, और 70-80% आ रहा तो ज्यादा अच्छा है। न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है पूरा का पूरा डीएमई, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि थ्योरी के भरोसे आप पास हो जाओगे, इसमें न्यूमेरिकल आएगा तभी पास होगे, नहीं तो पास होने के लाले पड़ जाते हैं इसमें। अब कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, हमारे एरिया के परपेंडिकुलर अगर फोर्स जा रहा है तो टेंसाइल में जाएगा, कंप्रेशन में जाएगा। अगर हम फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स क्या है, एरिया के पैरेलल है, उसी प्लेन में फोर्स लग रहा है, उसके पैरेलल ही है, तो क्या होता है वो सीयर में जाता है। दो ही चीज पढ़नी है इसमें, और फेलियर दो ही वजह से होते हैं, सीयर की वजह से फेल होता है और टेंसाइल की वजह से फेल हो रहा है। यहाँ पर भी जो भी देखा गया है, हमने स्ट्रेसेस देखे हैं, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है हमारा, कैसे लग रहा है, फोर्स अगर एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव, पैरेलल लग रहा है तो क्या हो गया, शियर टाउ आ जाएगा। और दो ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो होता है आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है, ध्यान रखना आप। जिसमें टेंशन से ज्यादा फेल होने के चांसेस होते हैं, तो जो ब्रिटल मटेरियल होता है टेंशन में जल्दी फेल हो जाता है, ध्यान रखना, तुरंत टूट जाएगा, कंप्रेशन में फेल नहीं होगा वो। तो ब्रिटल मटेरियल के केस में जहां पे टेंशन से ज्यादा फेल होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। कोई टेक्टाइल मटेरियल है, कंप्रेशन की वजह से फेल होता है, जो टेक्टाइल मटेरियल होता है कंप्रेशन की वजह से जल्दी फेल हो जाता है, तो वहां पे शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं। जहां पे ट्विस्टिंग मोमेंट ज्यादा होता है, आयथन जैसे शाफ्ट में रोटेशन होता है, रोटेशन से क्या होता है कि नट बोल्ट सारे फेल होते हैं, शियर की वजह से ज्यादा फेल होता है वहां पे, तो वहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो गेट में भी काम आता है और साथ साथ में फ्यूचर में भी आपको डिजाइनिंग में काम आएगा। और कहीं भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट फर्स्ट, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट सेकंड, ये सारे के सारे जब तक आप पढ़ोगे नहीं कोरिलेट करके, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो इफिशियंसी का फार्मूला इन्होंने लिखा है, तो साइन के टर्म में सबको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर दिया है, जैसे ये ऊपर हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, अल्फा प्लस 5, नीचे साइन अल्फा प्लस 5 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो कुछ किया नहीं ज्यादा कुछ, अब इन्होंने एक ऐसा टर्म बनाया है, देखो कुछ कुछ चीजें स्टेप्स रटने पड़ते हैं, स्टेप्स रटने वाले स्टेप्स हैं, इसमें कुछ है नहीं। इस तरह से इन्होंने नीचे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, मतलब ए साइन ए, 2 साइन ए प्लस ए बी हो जाएगा। तो कुछ फार्मूला इस तरह का बनता होगा, इन्होंने बना दिया है, ठीक है ना? तो ये बनाइए, ऑलरेडी लिखा हुआ नीचे फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे शो कर दिया है। अब देखो इफिशियंसी की वैल्यू तभी ज्यादा होगी जब ए वैल्यू कम होगी, आपको ऑलरेडी पता है। अगर मान लो 3/4 लिखते हैं, यहाँ पे 3/4 लिखा है, अगर ये वैल्यू अगर 3 कर दी, कम कर दी,
तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, इफिशियंसी 100% हो जाएगी। 2 कर देंगे यहाँ पे नीचे तो क्या हो जाएगा 1.5, देखो बढ़ रही है वैल्यू। अगर यही 3/4 में अगर नीचे की वैल्यू ज्यादा करते जाएंगे, 5 कर देंगे, +1 कर देंगे तो और कम होती जाएगी। तो नीचे की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, नीचे की वैल्यू कम होगी जब, तो ये वैल्यू देखो ये कम होगी। कम का मतलब ये है कि 5 हो रहा है, 4 है, फिर 3 हो गया, तब इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो नीचे की वैल्यू कम होती जाएगी, इफिशियंसी ज्यादा होती जाएगी। तो ये इन्होंने क्या किया, इस तरह से बनाया है और इस टर्म के ले लिया, क्योंकि इस टर्म में क्या है कि दोनों अल्फा और फाई दोनों, इसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। इसको ले लिया इन्होंने साइन 2α + फाई। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब मैक्सिमम होगी तो हमारी इफिशियंसी कम होगी, ठीक है ना। तो मान लिया, देखो लिखा इफिशियंसी व्हेन बाय इक्वेशन सेकंड विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, ठीक है ना। अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये इफिशियंसी मिनिमम आएगी। तो लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ गलत लिख दिया इसमें लग रहा है। तो साइन 2α + फाई इज इक्वल टू 1। 1 क्या होगा साइन का, 90 का, तो 90 लिख दिया है। अल्फा की वैल्यू जो होगी आपको मिनिमम इतनी लेनी है, मिनिमम होगा ये, ठीक है ना। तो अल्फा 45 - 5/2, सब्स्टिट्यूटिंग 2α इन इक्वेशन, इसमें ये मिनिमम होगा। जब ये मिनिमम होगा तो क्या होगा, ये मिनिमम यहाँ पे पुट करोगे 2α की वैल्यू, तो इफिशियंसी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा मैक्सिमम इफिशियंसी का जो फार्मूला हो जाएगा 1 - sin फाई डिवाइडेड अपॉन 1 + sin फाई। ये फार्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव आता है इसका, इसका कोई डेरिवेशन नहीं आता है। जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला होता है जेई वगैरह में आ जाता है 1 - sin फाई डिवाइडेड अपॉन 1 + sin फाई। तो इस तरह से इन्होंने इसे सॉल्व कर लिया है। इसकी वजह से ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जो फार्मूला ऑलरेडी पता है उस पर जाओगे। जो इफिशियंसी इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस डिवाइडेड अपॉन tan फाई + अल्फा, ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब देखो इफिशियंसी वर्सेस हेलिक्स एंगल के बीच ग्राफ खींचा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या इफिशियंसी है परसेंटेज में, और ये हेलिक्स एंगल है। ये हेलिक्स एंगल जो है जो थ्रेड का एंगल है, थ्रेड जितना इंक्लाइंड है थ्रेड। अब देखो क्या हो रहा है, 0 पर तो क्या इफिशियंसी 0 हो जाएगी, हेलिक्स एंगल 0 होगा तो इफिशियंसी 0 हो जाएगी। फिर देखो इफिशियंसी बढ़ रही है जैसे हेलिक्स एंगल बढ़ रहा है। देखो मैक्सिमम हेलिक्स एंगल जो हो रहा है 40 और 45 डिग्री के बीच हो रहा है। देखो यहाँ पे पीक मिल रहा है आपको इस पोजीशन पे, यहाँ पे देखो 40 और 45 के बीच में पूरा पीक पोजीशन मिल रहा है। ये ज्यादा वैल्यू हो रहा है एफिशिएंसी की इस पोजीशन पे। तो हेलिक्स की वैल्यू 40 और हेलिक्स एंगल की जो वैल्यू होगी 40 और 45 के बीच में होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख रहा है फॉर स्क्वायर थ्रेड स्क्रू इंक्रीज रैपिडली अप टू हेलिक्स एंगल 20 डिग्री। 20 डिग्री तक पे 20 डिग्री तक सडन से देखो 0 से इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सडन इंक्रीज हो रहा है तो सडन इंक्रीज ही कहेंगे, क्योंकि देखो ये पोर्शन 0 हो रहा है और सडन एंगल बढ़ रहा है 10 डिग्री, तो यहाँ पे आ जा रहा है एफिशिएंसी 0 से तुरंत क्या हो रहा है 50 डिग्री पे आ जा रहा है, 50% पे आ जा रहा है। उसके वजह से 20 हो रहा है, वैसे 20 पे 90 के आसपास आ जा रहा है। तो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है क्या, स्क्वायर थ्रेड की इफिशियंसी व्हेन हेलिक्स एंगल इज 20 डिग्री, दे दिया हुआ है। व्हेन हेलिक्स एंगल फर्दर इंक्रीजेज, फर्दर इंक्रीजेज का मीनिंग है 45 और 40 से 45 के बीच मैक्सिमम हो रहा है, फिर क्या हो रहा है हम 70 तक ला रहे हैं, 70 डिग्री तक, ये 70 है तो ड्रॉप हो रहा है, सडन ड्रॉप हो रहा है इसमें देखो। तो हेलिक्स एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 40 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थ्योरी आता है तो थ्योरी में ये पेज भरने के लिए लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों डिक्रीज कर रहा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट नॉर्मल थ्रेड फोर्स बिकम लार्जर। हेलिक्स एंगल देखो क्या है, इंक्लिनेशन पोजीशन जो है इस तरह से ज्यादा रखोगे और ये क्या होगा हमारा लोड है, तो इसको चढ़ने में ऊपर की तरफ ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और देखो इस तरह से कोई स्लोप है थोड़ा एक रेंज में,
मान लो 45 डिग्री है, तो इसमें ज्यादा इजी है, फोर्स लगाने के बाद ऊपर की तरफ है लोड क्या है चला जाएगा। ये लोड जो है, लोड आपका क्या है, W था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इजीली चला। ज्यादा स्लोप रहेगा तो आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। जैसे सीढ़ियां आपकी ज्यादा इंक्लाइंड होती हैं तो दिक्कत होती है ऊपर चढ़ने में, ठीक है ना, तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इस तरह से अगर आपका एंगल स्लोप कम हो तो चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप सीढ़ियों पे चढ़ जाते हो। या तो कहीं ढलान है, वैष्णो देवी आपको जाना है तो इजीली चढ़, इसलिए वो स्लोप क्या होता है, कम होता है, ज्यादा स्लोप नहीं रखते हैं। स्लोप क्या होता है, जब भी डिजाइन की जाती है वो 15 डिग्री से ज्यादा नहीं रखी जाती है। जब भी ये फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं 15 डिग्री से कम किया जाता है, 14 डिग्री से ज्यादा नहीं होता, 14 डिग्री से कम रहता है स्लोप जो फ्लाईओवर होते हैं। और 14 डिग्री से ऐसे ही जाते हैं धीरे 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 ऊपर की तरफ, ऐसे ही जाकर बाद में फ्लैट हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, थ्रेड की बात कर रहा है, तो थ्रेड के केस में 40 और 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सडन डिक्रीज होने लगा, 70 तक जाता है, 40 और 45 से जैसे एंगल बढ़ता है वैसे डिक्रीज होने लगता है इफिशिएंसी। तो वही है कि ज्यादा स्लोप रहेगा तो फिर दिक्कत होगी आपको लोड को रेज करने में। अब एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो न्यूमेरिकल ही आता है इसमें, थ्योरी पे मैं तो भरोसा नहीं करता हूँ डीएमई में। तो ये लिखा हुआ है कुछ न्यूमेरिकल में, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अ वर्टिकल स्क्रू विथ ए सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड, ध्यान से पढ़ना होगा पहले तो क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं समझ में नहीं आते हैं। तो ये वर्टिकल स्क्रू विथ सिंगल स्टार्ट, सिंगल स्टार्ट जैसे आता है वैसे समझ लेना है। एक राउंड अगर घूम रहा है, एक राउंड ये स्क्वायर थ्रेड घूम रहा है, तो ऊपर की तरफ एक राउंड घूमने में जो पिच जाएगा, ठीक है ना, वो पिच लीड के इक्वल होगा। ध्यान रखना है, वो पिच क्या होगा, लीड के इक्वल होगा। तो लीड जो होगा वो पिच के इक्वल होगा। आप इतना मीन डायमीटर, इस जो स्क्वायर थ्रेड है उसकी डाया जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मीन डाया का मतलब ये है, ध्यान से सुनना आप, डी इज इक्वल टू, एक तो आपका कोड आया होगा डीसी, दूसरा होगा आउटर, देखो ये कोड आया होगा यहाँ से यहाँ तक का, अंदर की तरफ जो है ये जो कोर जो यहाँ पे थ्रेड, और एक आउटर आया होगा ये। तो डीसी मान लिया प्लस डी नॉट डिवाइडेड अपॉन 2, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है, एक नॉमिनल डाया होगा एक कोड आया होगा, तो ये नॉमिनल डाया होगा एक कोड आया होगा, इनका एवरेज लेना है तो डी मीन आ जाएगा, तो मीन ही लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मीन डाया। क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में पढ़ लो। पिच दिया हुआ है, पी आपको ऑलरेडी पता है पिच क्या होता है, पिच लीड के इक्वल होता है। इज रेज्ड अगेंस्ट द लोड, इसका मतलब लोड को ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है ना, लोअरिंग नहीं किया जा रहा है। तो कितना लोड जो होगा वो डब्लू, जो डब्लू लोड आ रहा है यहाँ पे, डब्लू लिखा हुआ है, ये लोड यहाँ पे दिया हुआ 10 किलो न्यूटन, बाय मीन ऑफ हैंड व्हील। देखो ये लीवर है, यहाँ पे एक हैंड व्हील होगा, इसको घुमाएंगे, ठीक है ना, ऐसे घुमाएंगे, फट लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, इस हैंडल पे लगा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। द बॉस ऑफ विच इज थ्रेडेड टू एक्ट ऑन नेट, ठीक है, ये नट लगा हुआ है, इसी पे एक्ट कर रहा है। द एक्सियल लोड इज टेकन अप बाय द थ्रस्ट कॉलर, अब देखो इसमें कॉलर की बात कर रहा है तो कॉलर का भी फ्रिक्शन μ1 आएगा, और साथ में जो हमारा नट और स्क्रू के बीच, नट और थ्रेड के बीच में, देखो इनके और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू आएगा। तो दो फ्रिक्शन आपको चाहिए यहाँ पे, एक तो म्यू फ्रिक्शन चाहिए, जो हमारा क्या होगा, मानते हैं कि नट नट का जो थ्रेड है और बोल्ट का जो थ्रेड है, ये अंदर का बोल्ट और नट के थ्रेड के बीच का, या लोड और थ्रेड के बीच का म्यू, ये म्यू होता है। मानते हैं कि लोड और थ्रेड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है म्यू है। कॉलर का अलग फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, तो दिया रहेगा वो ज्यादा होगा थोड़ा, देखो यहाँ पे कॉलर का ज्यादा रहता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये फ्रिक्शन जो हमारा स्क्रू का दिया हुआ है, लोड और स्क्रू के बीच का 0.15 कम रहता है, और ये फ्रिक्शन नट और इस स्क्रू थ्रेड का जो है बराबर माना जाता है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में नीचे आ गए हम लोग, ऊपर जाते हैं। द नट एक्सियल लोड इज टेकन अप बाय अ थ्रस्ट कॉलर विच सपोर्ट्स द व्हील बॉस, ठीक है, एंड हैज मीन डायमीटर 60 mm। अब ये 60 mm की बात कर रहा है, ये डाया दिया हुआ 60 mm। इसका मतलब ये है, देखो व्हील बॉस, यहाँ पे व्हील लगा होगा एक, ठीक है ना, घुमाने के लिए, उसकी बात कर रहा है। अभी तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा व्हील बॉस है क्या, तो इसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब ये सारी चीजें देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख दिया इन्होंने, म्यू, म्यू इक्वल टू tan फाई होता है, ध्यान रखना फाई क्या है आपका, फ्रिक्शन एंगल है, म्यू वन कॉलर का फ्रिक्शन है, दिया हुआ है। अब देखिए लोड जो लग रहा है, लोड कहीं पे दिया हुआ है, ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। अब हमें क्या है कि क्या क्या चीजें पता करनी है। स्क्वायर थ्रेड का ये डाया दिया हुआ है 50 mm, ये डाया दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज मैंने लिख दी, ठीक है ना। और देखो व्हील वाला जो डायमीटर दिया हुआ है, तो व्हील की रेडियस यहाँ पे दे रखा है। ये फार्मूला देखो, अल्फा निकालनी पड़ेगी, फाई पता है तो अल्फा पहले निकालो, tan अल्फा इज इक्वल टू पी डिवाइडेड अपॉन पाई डी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक निकाल नहीं पाओगे। तो पी क्या है आपका, देखो पिच होता है, कैसे निकालते हैं इसको, मैंने बताया ये जो स्क्वायर थ्रेड है ये इसकी इंक्लाइंड पोजीशन है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एंगल हेलिक्स एंगल अल्फा बनेगा। इस तरह से कुछ मैंने बनाई, ये अल्फा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा पूरा का पूरा जो है थ्रेड घूमेगा एक राउंड, तो कितनी डिस्टेंस ऊपर जाएगा, पी। तो ये डिस्टेंस ऊपर कितना जाएगा, पी। सपोज करो हमारा ये लोड पहले यहाँ था, एक राउंड घूमने के बाद एक टॉप पे पहुंच गया, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है पी। इसको आपने घुमाया, लीवर को घुमाया, तो हमारा जो स्क्वायर थ्रेड है एक राउंड घूम रहा है, तो इसका पेरीमीटर पाई डी हो जाएगा। तो इसकी जो स्क्वायर थ्रेड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पाई और डी होगा, स्मॉल डी, ये जो डी दिया हुआ है मीन डाया ही लेते हैं, तो पाई डी हो गया। तो ये पी दिया हुआ 12.5, पिच ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ 12.5, तो 12.5 दिया हुआ है, पाई हो गया आपका, और डी हो गया 50 mm। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई 0.08, अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.08, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आपको पता है लोड जो होता है, लोड कह रहे हैं, जो एफर्ट आपने लगाया पी, यहाँ पे एफर्ट लगाया लीवर के पास, यहाँ पे जो एफर्ट लगाया आपने पी, वो क्या हो रहा था आपका, पी जो एफर्ट है, पी एफर्ट जो है फार्मूला के अकॉर्डिंग ए आ रहा था, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू tan फाइव प्लस अल्फा। अब ये मुझे बताना नहीं पड़ेगा, फार्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड है। तो डब्ल्यू tan फाइव प्लस अल्फा, तो डब्ल्यू आपको पता है लोड, ये हो गया, tan अल्फा प्लस फाइव हो जाएगा, देखो tan ए प्लस बी, तो tan अल्फा प्लस tan फाइव 1 माइनस tan अल्फा प्लस tan फाइव। तो ये ऑलरेडी आपको सारी वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ये डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, tan अल्फा 0.08 आ गया, tan फाइव 0.15, 1 माइनस ये वैल्यू नीचे पुट कर दिया tan अल्फा tan फाइव की, ये वैल्यू लोड की आ गई। अब मैंने बताया लोड की वैल्यू, लोड मतलब एक फोर्स पी जो आपने एफर्ट लगाया घुमाने के लिए, ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है ना, ये विदाउट कॉलर के है। ये वाला जो पी आता है विदाउट कॉलर का आता है। अब ये पी की वैल्यू हो गई, अब टॉर्क निकालना है, तो पी मल्टीप्लाई डी बाई टू, क्योंकि एफर्ट लगाया पी, तो जो पी यहाँ पे लगाओगे यही स्क्वायर थ्रेड पे पी ट्रांसफर होगा, यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड पे ट्रांसफर होगा सर्कुलरली, ठीक है ना, सर्कुलरली ट्रांसफर होगा। तो ये जो कोड आया दिया हुआ है इसका, तो मीन डाया के इक्वली ले लेते हैं कोड आया को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई डी बाई टू, तो डी बाई टू करेंगे तभी रेडियस आएगा, तो पी मल्टीप्लाई रेडियस करेंगे तो ये टॉर्क निकल जाएगा। अब देखो ये टॉर्क,
टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क क्या हो गया आपका, एक्चुअल नहीं हुआ। अगर कॉलर को भी ऐड करेंगे तो कॉलर का जो टॉर्क आता है ये म्यू1 प्लस म्यू1 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आर। ठीक है, डब्ल्यू आपको पता है, म्यू1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ किसके लिए, इधर दिया हुआ है कॉलर का, तो ये दिया हुआ है म्यू1। डब्ल्यू आपको पता है 10 किलो न्यूटन। आर क्या होता है, ये जो आर होता है आपका, आप कॉलर का इनर और आउटर डाया का एवरेज होता है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड अपॉन 2। डायग्राम में मैंने डेरिवेशन में बताया था। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या थे, व्हील बॉस हैज मीन डाया, शायद यही दिया हुआ है, हाँ, मीन डायामीटर 60 mm। तो 60 डायामीटर दिया हुआ है, तो इसको आधा कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे 30 आ गया है। अब देखो यहाँ पे P तो ऑलरेडी पता चल गया आपको, यहाँ से D आपको पता है 50 mm, ये हो गया 50 डिवाइडेड अपॉन 2 प्लस म्यू दिया हुआ है, म्यू यहाँ से आ गया आपका म्यू1, सॉरी W आपको ऑलरेडी पता है। R की बात है तो R भी पता चल गया आपको यहाँ पे, तो ये R, तो ये आपका टोटल टॉर्क आ गया। टोटल टॉर्क ये कोई और वैल्यू देते हैं, रियल एक्चुअल, एक्चुअल में इतना लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में जो टॉर्क हो गया आपका T1 प्लस T2 हो गया, तो ये आपका T1 हो गया, ये हो गया आपका T2। ठीक है ना, तो T1 जो टॉर्क है ये थ्रेड पे लग रहा है, और ये कॉलर का है टॉर्क, तो ये पूरी टॉर्क आ गई। अब इन्होंने सपोज कर लिया है कि जो हमारे पास व्हील हैंड की डाया है, व्हील हैंड की बात कर रहा है। अब देखो व्हील हैंड दिया कहाँ है, यहाँ पे देखो व्हील हैंड मीन ऑफ 10 किलो न्यूटन बाई मीन ऑफ हैंड व्हील। मान लो यहाँ पे हैंड व्हील लगाया है, इसकी घुमा रहे हैं इसे पकड़ करके, ठीक है ना, हैंडल घुमाते हैं, ड्राइवर घुमाता है, स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग होता है उसे घुमाता, वैसे ही लगा होगा व्हील, घुमाएगा। मान लिया हमने डाया इसकी कितनी है, इस पूरी डाया इसकी कितनी है, D1 है, D1 मान लिया इन्होंने। तो टॉर्क जो लगाएंगे आपका P1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड अपॉन 2, रेडियस हो जाएगा। P1 क्या है, एक्चुअल एफर्ट है, जो कहां पे लगानी है, कि यहाँ पे लगानी है P1। एक्चुअल एफर्ट ये तब आता है जब आप, क्या होता है कि जो टॉर्क लगा, फोर्स जो लगाते हो आप, इस पे भी फोर्स लगाते हो, लीवर पे भी, साथ साथ में कॉलर पे भी फोर्स लगता है। तो पहले तो ये देख लो आप, टॉर्क अप्लाइड ऑन हैंड व्हील। तो मान लिया सपोज ये अननोन है P1, P1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड अपॉन 2, ये हो गया आपका। ये 2 टाइम्स कर रखा है, ठीक है ना, टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर रखा है, हो सकता है 2 टाइम्स लेने का इसमें हो कुछ, ठीक है ना, इसका ज्यादा उपयोग है नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसको D1 निकाल रखा है इन्होंने। तो इन्होंने ऐसे कर रखा है 2 मल्टीप्लाई P1 कितना दे रखा है, 100। P1 जो एफर्ट लगाया है 100, 100 कहीं दिया है, 100 ये कहीं क्वेश्चन में, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें खुरमी की बुक में गलत ले रखा हुआ, इसको जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ से टोटल टॉर्क जो है ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, इतने ही की जरूरत है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है हैंड व्हील वाले को। हाँ भरत, 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 हार्दिक, 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 भरत, आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ हार्दिक, यस सर। हाँ क्या समझ में आया, कुछ देख रहा था कि पानी पीने चला गया था? बताओ क्या बताया मैंने इसमें? नहीं सर मैं। है? कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये बताओ, ये वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया है, नीचे वाला। ऊपर वाला ये सारा पोर्शन बताना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बताओ इसमें कैसे सॉल्व किया, बताओगे?
भरत, भरत, राघव भारद्वाज, राघव, राघव, अटेंडेंस तो 9 लगा रखी तुम लोगों ने, तो क्लास में 6-7 ही हो। हार्दिक, हार्दिक मीना, हार्दिक, यस सर। बोलो कैसे लगाया, देखकर तो बताओ। न्यूमेरिकल देखकर नहीं, समझ। इससे पहले सर आपने जो सर इससे पहले आपने हेलिक्स एंगल की एफिशिएंसी वर्सेस हेलिक्स एंगल बताया था सर, हाँ, उसमें। नहीं हाँ ये सर, आप पता चला, उसमें ये आपने कैसे आया फार्मूला, ये बताओ, ये फार्मूला कैसे आया, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ। 10 अल्फा इज इक्वल्स टू पी बाय पाई डी। कैसे आया बताओ मुझे। जी सर, बताओ, कुछ तो बताओ यार। अब नहीं ये पता। फार्मूला तुमको याद नहीं आ रहा, अभी मैंने बताया डायग्राम बना करके, या तो डायग्राम ही नहीं समझ में आया होगा जो मैंने बनाया होगा। अब ये फार्मूला ही नहीं समझ में आया तो फिर न्यूमेरिकल आगे कैसे बढ़ेगा। अल्फा तुम्हें निकालना पड़ेगा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन 5 प्लस अल्फा होता है, ये फार्मूला होता है एफर्ट निकालने का। जो एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हो ये एक्चुअल एफर्ट नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एफर्ट है, एक एफर्ट है यहाँ पे, ये भी फोर्स और कुछ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है। देखो म्यू डब्ल्यू जो होता है आपका नॉर्मल होता है, रेडियस से मल्टीप्लाई फोर्स में कर दिया, टॉर्क निकल गया है। ये देखो कैसे आया है, सुनो पहले तुम ध्यान से यस। देखो, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है जहां पे मैंने लोड बनाया है, ये दिखाई दे रहा है कुछ लोड, रेक्टेंगुलर लोड दिख रहा है। यस सर। अब देखो ये थ्रेड है हमारा, ये थ्रेड है, थ्रेड थोड़ा इंक्लाइन लग हाँ रहा है कि सर। नहीं लग रहा है। यस सर, इंक्लाइंड है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं तो ये छोटा सा एंगल जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपका, हेलिक्स एंगल, अल्फा। ठीक, अल्फा। अब इसको मैं बड़ा फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, ये अल्फा हो गया। अब देखो क्या है कि अगर हमारा ये थ्रेड पूरा एक राउंड घूमेगा, अगर पूरा पोर्शन ही घूमता है वर्टिकल वाला जो रॉड है, ठीक है ना, एक राउंड यस घूमेगा, सर। अगर इसकी मान लो डायमीटर डी है तो पूरा एक राउंड घूमेगा तो पेरीमीटर कितना होगा, पाई डी होगा ना। यस सर। देखो ये हाँ सर, एक लेंथ है, राउंड ये घूमेगा पूरा। सर्कुलर घूमे या तो वर्टिकल घूमे या डाउनवर्ड घूमे, लेंथ का लेंथ के साथ रिलेशन होता है, एरिया का एरिया के साथ रिलेशन होता है। तो देखो एक राउंड जब ये घूमेगा ये पूरा, तो ये पाई डी डिस्टेंस होगा, यहाँ मैंने बेस में पाई डी लिख दिया, ठीक है ना। एक राउंड घूमेगा, एक राउंड घूमने के बाद कितनी डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगा, पिच डिस्टेंस जो होगा। आई समझ में कि नहीं आई बात। अरे भाई एक राउंड घूमेगा तो या तो ऊपर जाए पी, जो पिच होता है पिच डिस्टेंस, या तो नीचे जाए। ये समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ आ रहा सर। तुमको, ये बताओ। हाँ सर। ये नहीं समझ में आ रहा, ये सर्कुलरली घूमेगा तो ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा पी, तो ये एंगल बनाएंगे इस तरह से, इंक्लाइन टाइप का है, ठीक है ना। यस सर, वो इंक्लाइन पे जब मूव करेगा तो। हाँ बताओ क्या डाउट है बताओ, मूव करेगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो यस सर। सपोज करो पहले थ्रेड यहाँ पे था, ये हाँ पोजीशन है, सर। ठीक है। अब मान लो मैंने इसको ऊपर की तरफ घुमाया, एक राउंड घुमाया, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी ना, ये पोजीशन लोड की यस यहाँ पे सर। आ जाएगी। ऊपर की तरफ हाँ ये सर। डिस्टेंस कितनी है, पिच की ही तो इक्वल आई, वर्टिकल डायरेक्शन यस सर, में। इसका पिच। तो ये होता है हमारा, देखो ये ट्रायंगल जब बनाते हैं तो जब अल्फा एंगल ले रहे हो तो ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, इसे बेस लेंथ बोलते हैं। लेंथ आपका कैसे फाइंड आउट करोगे, पाई डी हो जाएगा, ये लेंथ होता है, ठीक है ना। और ऊपर, हाँ ये पाई डी हो गया, ये पिच हो गया।
तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन बेस लेंथ, ठीक है ना। बेस अप, हाँ सर, तो ये पाइथन फार्मूला वगैरह बन सर। गया, और ये फार्मूला बन गया आपका पिच और पाई डी के टर्म में tan अल्फा का। तो ये आपको पिच पता है, डी पता है, फार्मूला में tan अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यस सर। फोर्स इज इक्वल टू जो यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। मान लिया मैंने एफर्ट लगाया, कोई नहीं, मान लिया मैंने कोई एफर्ट लगाया, यहाँ पे कुछ भी लगाया, बट यहाँ पे जो थ्रेड पे एफर्ट जा रहा है सर्कुलरली वो पी जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस सर, आ घूमेगा रहा है। कैसे, जब घुमाओगे कोई चीज को तभी घूमेगा ना। देखो ये हाँ सर्कल सर। कब घूमेगा सेंटर के अबाउट, ये टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे ना, एक फोर्स पी, यस सर। तभी घूमेगा सेंटर के अबाउट। तो वैसे ये भी तभी घूमेगा जब क्या होगा, इसके सरकमफेरेंस पे टेंजेंशियल फोर्स आएगा। तो मान लिया हमने एफर्ट जो लगाया है, हमने लोड तो अलग चीज है, इसे तो उठाना है और नीचे करना है, ये हमने लगाया यस है। सर। तो इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला आया डेरिवेशन से, P इज इक्वल टू W tan अल्फा प्लस फाइव। वो किस केस के लिए अल्फा प्लस फाइव आया, जिस केस में लोड क्या और ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर डायरेक्शन में लग रहा हाँ अपर डायरेक्शन। लोड है, ये रखा हुआ है, इस पे हैवी वेट रखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इस वेट की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी, बट ये हम क्या करेंगे, घुमाएंगे इसको तो घूमेगा ये थ्रेड, है। यस सर, तो ऊपर जाएगा सर। हाँ ऊपर सर। जाएगा। तो ये फार्मूला होता है इसका, तो ये फार्मूला हो यस गया। सर। अब अल्फा निकाल लिया, आपको फाई ऑलरेडी पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे। तो tan फाई इज इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू दे रखा है, tan फाई डायरेक्ट दे रखा है। तो tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, लगा दिया ना। यस सर। हाँ tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। 10 तो 10 भी। यस सर। tan अल्फा भी पता है, tan फाई भी पता है, तो ये लोड आ गया, ठीक है। यस सर। ये लोड आया, यस सर। लोड का सॉरी, ये एफर्ट आया है, लोड थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है मेरे हाँ से, सर। लोड बोल रहा हूँ। ये पी आ गया जो आपने लगाया। अब पी क्या हुआ, ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें, इसके सरकमफेरेंस पे पी आ रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये जो रॉड है ऊपर वाली जिसपे थ्रेड बने हुए हैं, तो इसकी जो मान लो डाया डी है, तो डी बाई 2 हो जाएगी ना, डी बाई 2 हाँ होगी, सर। डी बाई 2 रेडियस डी बाई 2 हो जाएगी। तो पी मल्टीप्लाई डी बाई 2 करोगे, सेंटर का अबाउट ही रोटेट करता है, तो ये देखो पी मल्टीप्लाई डी बाई 2 कर लिया। तो ये तो जो स्क्वायर थ्रेड घूम रहा है उस पर टॉर्क हो गया, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं तो क्या होता है, आपका टॉर्क निकलता है। तो रेडियस ही लेते हैं, पता ही है आपको, लेते हैं ना रेडियस। यस सर, रेडियस। रेडियस। अब एक कॉलर जो दिया हुआ, कॉलर का भी कुछ टॉर्क आता है, तो ये फार्मूला है, ठीक है ना, सोचने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा कुछ। म्यू1 दिया रहेगा कलर का कोफिशिएंट, सर। हाँ कॉलर पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू1 दिया रहेगा। ये डब्ल्यू लोड आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे, और आर भी यस दिया सर। हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, ये डायमीटर 60 mm दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 30। ये वैल्यू सारे पुट कर दिए इसमें, ये पी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये डी हो गया आपका, ये म्यू1 हो गया, दे रखा है, लोड आपको पता है, और ये रेडियस हो गया आपका। तो टोटल टॉर्क आ गया है, ये इतनी टॉर्क आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। यस सर। हो गया सॉल्व, टॉर्क आ है कि कुछ भी नहीं है इसमें, इसको करना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। यस सर। नीचे वाले में कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। P1 ठीक है मल्टीप्लाई सर। D1 हो जाएगा, टू टू कैंसिल आ जाएगा, तो टॉर्क नहीं होगा, कि डी से कभी नहीं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, फोर्स में हमेशा रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तब टॉर्क आता है। यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ऊपर भी नीचे भी, जैसे ये तो सही है डी बाई 2, ये गलत है। ये तो रेडियस हो गया सर, लेकिन 2 हाँ तो ये गलत लग रहा है, इस वजह से मैंने नहीं बताया, वो कभी कभार कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व यस होगा, सर। कुछ है ही नहीं इस न्यूमेरिकल में। अब तुम्हें इफिशियंसी निकालनी है, मान लो तुम्हें मैंने कहा कि इफिशियंसी निकाल दो इसकी, सॉरी इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, फार्मूला याद है इफिशियंसी की वैल्यू। एक तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला है आपके पास, और एक इफिशियंसी का फार्मूला है। तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या है, tan अल्फा डिवाइडेड अपॉन tan फाइव प्लस अल्फा, यही है ना हार्दिक, यस सर। यही है ना। तो tan अल्फा तो tan आपको अल्फा पता है ऑफ। already। और ये tan a प्लस बी का यस फार्मूला सर। लिख लेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू, तो इफिशियंसी आ जाएगी। और मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा है, तो 1 माइनस साइन फाइव, अभी लास्ट में बताया था मैंने,
नीचे 1 प्लस साइन Yes, sir. फाई, ये भी निकाल लिया आपने, तो सॉल्व हो गया। कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ी सी क्या है कि ये स्लाइड पीपीटी के थ्रू ऑनलाइन जो पढ़ाई जाती है, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे डायग्राम बनाने की दिक्कत है। दूसरी चीजें ये है कि अपन को थोड़ा सा हो सकता है, मैं भी बहुत दिन हो गया पढ़ाए हुए, तो थोड़ा सा आपको हमारी लैंग्वेज पकड़ में नहीं आ रही होगी, तो ये भी हो सकता है। बट ये सब बेसिक चीजें हैं। ये देखो फार्मूला पता है ना आपको, डेरिवेशन बता दिया गया तो न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको मेन है ये एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, ये नीचे वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, नीचे वाला जो पोर्शन है जो छोड़ दिया था, यहाँ पे दे रखा है रेड कलर में, इफ द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड बाय ईच हैंड टू व्हील इज 100 न्यूटन, फाइंड द सुटेबल डायमीटर ऑफ हैंड व्हील। तो इन्होंने यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये होगा ये P1 मल्टीप्लाई T इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई D1 डिवाइडेड अपॉन 2, एक नहीं होगा तो 50 टाइम्स D1 हो जाएगा, ठीक है ना, 50 टाइम्स D1। टॉर्क को, टॉर्क कहाँ से निकालेंगे, ये वाली टॉर्क की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो D1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। Yes, समझ sir. में, ये समझ में आया कि नहीं नीचे वाला? आ गया सर, आ गया। P1 into D1 by 2 रेडियस कर देंगे सर। ये हो गया, ये गलत दिया हुआ है, ये 2 हटा दो, ये 50 टाइम्स D1 हो जाएगा। टोटल 50 टॉर्क D1 आपको आ जाएगा पता सर। है, हाँ, टोटल टॉर्क मतलब Yes, है sir. कि ये तो थ्रेड पे टॉर्क लग रहा है, दूसरा एक कॉलर का टॉर्क है। कभी कभी कॉलर का टॉर्क नहीं दिया होता तो इतना ही काम चला लेते हैं, इतने पोर्शन से ही। तो ये देखो D1 आ जाएगा, निकाल लिया। ये रेड कलर का रखा था, मैं देख नहीं पा रहा था इसको, ठीक है ना, ध्यान से। Yes, sir. सॉल्व हो गया, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, लगता टफ है, ठीक है ना। लोगों क्लास ही नहीं ज्वाइन करते। एफिशिएंसी का डायग्राम है, इसमें कुछ है ही नहीं। अल्फा देखो, डायग्राम रट लेना है, 40 और 40 से 50 के बीच, मतलब 40 से 45 के बीच मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद जैसे बढ़ते हैं 45 से नीचे जाते हैं 70 तक, सडन ड्रॉप होता है। और 0 से 20 के बीच में सब रैपिडली इंक्रीज होता है। जीरो एलेक्स एंगल से जब हम 20 डिग्री पे आते हैं, 20 डिग्री पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। अब एक वैल्यू तो आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। देखो जब ग्राफ बनाते हैं तो पहले तो म्यू इज इक्वल टू 0.15 लेंगे, ये थ्रेड वाला जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, थ्रेड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये ग्राफ आएगा। अब घटाते जाएंगे तो ये ऊपर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन कम हो रहा है तो ये पोर्शन देखो, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो रहा है, बढ़ता जा रहा है एफिशिएंसी। तो फ्रिक्शन का भी फर्क है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 10 फाई। तो फ्रिक्शन एंगल पे भी डिपेंडेंट होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के फार्मूला में ऑलरेडी लिखा हुआ है, tan अल्फा डिवाइडेड अपॉन tan अल्फा प्लस फाई। ये हो गया, ये बना लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास ज्वाइन करो, क्लास नहीं ज्वाइन करोगे दिक्कत होगी। अभी तो अभी और टफ है चीजें, अभी तो आपका ये यूनिट पूरा बचा हुआ है। अभी तो आपका स्क्रू जैक खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आपको पढ़ाएंगे सी क्लैंप और मशीन फ्रेम, और उसके बाद एक है आपका हुक है, डिजाइन ऑफ हुक, तो क्रेन हुक कहते हैं उसे, तो वो है, उसका इम्पोर्टेंट है, वो भी थोड़ी कम समझ में आएगी, बट हो जाएगा धीरे धीरे। देखो आप अगर पढ़ोगे या पूछोगे तभी समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें होता है कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में रहता है कि ये चीजें यहाँ पे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है ना। तो आप जब पूछोगे तभी पता चलेगा। चलिए ठीक है, ओपन बुक होगा एग्जाम, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेंगे। डीएमई का मैं बता दूंगा सिलेबस आज।